दोस्तों नमस्कार। आज हमारा विषय है बजट। मैं हर साल प्रयास करता हूँ कि बजट में कुछ इनपुट दे सकूँ और आपकी नॉलेज का इजाफा कर सकूँ। अब मैं पहले आपको प्रेजेंट इकोनॉमिक सीन के बारे में बताऊँगा कि देश में चल क्या रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई है, टॉलरेंस से ज़्यादा है। ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है, 70-75 मुल्कों में ये प्रॉब्लम चल रही है, इंग्लैंड में भी चल रही है। डॉलर की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत तेज़ हो गया, बढ़ गया है और करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ गया है। इसलिए हमारे को आयात पे बहुत पैसा देना पड़ता है। हमारी इस समय ग्रोथ 6.5-7% आने की उम्मीद है इस साल। जैसे मैंने आपको पिछले बजट में भी बताया था कि मेरे एस्टिमेट है कि करीब 6.25 के करीब रहेगी। ये पिछले साल मैंने आपको बताया था। मेरे हिसाब से वही 6.5-6.25 इस बार भी रहेगी, परंतु अगले साल 6.5-6.25 नहीं रहेगी। अगले साल 5-5.5 रहेगी। इसमें क्या हो रहा है कि जो लार्ज फर्म्स हैं उनकी 17, 18, 19, 20 में प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 3% थी। अब 22 में ये बढ़ के 13% होगी। तो वही बात है कि बड़ी फर्में बड़ी होती जा रही हैं और एमएसएमई और मंजिले और छोटे व्यापार ख़त्म हो जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मर्सिडीज़ की वर्ल्ड ओवर में सबसे ज़्यादा सेल इंडिया में 2022 में सबसे ज़्यादा मर्सिडीज़ गाड़ी जो नंबर 1 गाड़ी है वर्ल्ड की, वो हमारे यहाँ बिकी है। आप देखें तो बजट जो है वो उसको आप लोगों की वेलबींग से अलग नहीं देख सकते। देखो, हम उम्मीद की बात कर रहे हैं, उम्मीद पे संसार टिका है। उम्मीद पूरी नहीं होती, बहुत दुख होता है। वो सब इसमें भी रहेगा। ये मत सोचिए कि जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ वो पूरी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। परंतु उम्मीद छोड़ी भी तो नहीं जा सकती ना, हमें भी तो जीवन व्यापन करना है, चलाना है, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। तो बजट को कभी भी लोगों के को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। और लोग तो कॉमन आदमी देता ही बजट के हिसाब से वोट है कि उस बजट में उनको कितने हॉस्पिटल मिले, कितने शौचालय मिले, कितना फ्री खाना मिला, कितनी फ्री एजुकेशन मिली, कितनी सड़कें मिली, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फ्री मिले, गैस कनेक्शन मिले, बैंक अकाउंट खुले, लेडीज़ को क्रेडिट पे एसेस हुआ, कितना फूड ग्रेन सब्सिडी आई। ये सब उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको इससे आगे की कोई मतलब नहीं है। हिंदी में कहूँगा, आप बाहर चूल्हे में जाओ, मेरा पेट भरना चाहिए और मेरे जो दिल की नस है वो पेट से है और जिसमें दिल करेगा मैं उसमें मोहर लगाऊंगा। परंतु वो दिल की जो नस है वो पेट से जुड़ी हुई है। परंतु अब लोगों को ये सब चीज़ें मुहैया हो गई हैं, वो इस पे वोट मिलना मुश्किल है। अब उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के नाम से अभी पंजाब में इलेक्शन जीत लिया आम आदमी पार्टी ने और बड़े बड़े दिग्गज अकाली दल वगैरह सब भगा दिए इन्होंने। अब इनको चाहिए न्यूट्रिशन, गुड हेल्थ, लाइवलीहुड, ये अब चाहिए। ये सब बजट से उम्मीदें हैं। एक मैं बात आपको और बता दूं कि पिछले 15 वर्षों में 41 करोड़ आदमी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। एक्चुअल में पॉवर्टी कोई भगवान की दी हुई चीज़ नहीं है, ये हमारी खुद की बनाई हुई है। ये अंग्रेज़ों का राज नहीं है जो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती हमसे छीना हुआ था। ये हमारे राज में हम पुअर हैं, हमने बनाई है। इसको दूर हमें करना होगा। हम गवर्नमेंट पे या किसी चार्ज पे लगा दें, हमें खुद एम्प्लॉयबल बनना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट पे ब्लेम लगा के इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते। और एक बात हो रहा है, इस बजट से जो गरीब आदमी है वो भी बोलता है कि मुझे इनकम हायर चाहिए। इनइक्वालिटीज़, जो इनकम में भिन्नताएं हैं छोटे आदमी और बड़े आदमी में, वो भी कम होनी चाहिए। मैंने आपको कारों का एग्जाम्पल दे ही दिया था। इसलिए इंडिया जो है ना, कुछ चीज़ों के तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड हो गया। अब आप अगर देखें
तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करीब करीब 7% था जीडीपी का 2004 में, करीब 18 वर्ष पहले। तो 18 वर्ष के बाद ये जीडीपी का 11% हो गया 22 में। पर ये 18-20% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई तो ये तो ज़्यादा होना ही चाहिए ना। अब इलिटरेट आदमी पेंशन मांगता है, इस पेंशन के नाम में अभी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में आप देखिए कांग्रेस जीत गई, क्योंकि जो इलिटरेट है, अनस्किल्ड है, उसको पेंशन का ही सहारा है। और लोकल गवर्नमेंट्स पावर चाहती हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, और सब लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ मनी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट का भी, जैसे एस्टेट ड्यूटी और वेल्थ टैक्स था पहले जो गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया। अब गरीब और अमीर के बीच की दूरियां कम करनी पड़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा और कार्बन फुटप्रिंट को लेस करना पड़ेगा और नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। आप ये देखिए कि भूमि में 36-37% एंजाइम होनी चाहिए, तब फसल अच्छी गुणकारी होगी और उसमें विटामिन और मिनरल्स होंगे। पर वो हमारा करते करते 2-3% पे आ गया, शायद 2-2.5% पे है। अब क्या होगा? अब 2-3% लाने में फर्टिलाइज़र के बिना फसल नहीं होगी, और वो उसमें सारे इल इफेक्ट्स उसके लोगों को भुगतने पड़ेंगे। अब लो कॉस्ट कंप्रेस बायोगैस का भी ज़माना आ गया। आप गौशाला बनाइए और वेस्ट से आप बायोगैस बनाइए, आपका घर, आपका गौशाला, काफ़ी कुछ आप बिजली बचा सकते हैं। अगर आप समझिए कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स अलग है, वो भी गलत है, क्योंकि गुड इकोनॉमिक्स इज आल्सो गुड पॉलिटिक्स। और गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम चला रखी है, इसमें आईटी, हार्डवेयर और इंडियन डिज़ाइंड इंटेलेक्चुअल्स पर है ये। परंतु इसको और अभी 14 सेक्टर्स में हैं, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, क्योंकि अभी हमारे पास चाइना के मुकाबले, ताइवान के मुकाबले टेक्निकल कैपेबिलिटीज बहुत पुअर है। हमें पीएलआई लाना ही पड़ेगा। तो अब जैसे इलेक्ट्रिक स्टोरेज का ज़माना आ गया है, कारें, स्कूटर सब बैटरी से चलेंगे, तो इसमें हमको पीएलआई लानी पड़ेगी। पीएलआई लाएंगे तो इसका उत्पादन बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ने सेमी कंडक्टर भी बनाने जा रहे हैं, तो हमको पीएलआई ये सेमी कंडक्टर पे भी लानी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि तरक्की करने के लिए हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इलेक्शन जीतने के लिए पॉपुलिज्म की ज़रूरत है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और पॉपुलर मेयर्स दो अलग अलग बातें हैं। पॉपुलर मेयर के फ्री बांट दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि आप सड़कें बनाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तो गवर्नमेंट को ये दो पिलर के बीच में एक पुल बनाना पड़ेगा। अरुण जेटली साहब ने 2013 का बजट पेश किया, मतलब उन्होंने, अरुण जेटली साहब ने जो बजट पेश किया वो रूरल था, और 2013 में उन्होंने ये रिलीफ 2.5 लाख से 5 लाख तक का इनकम टैक्स में कर दिया, और इलेक्शन में जीत हासिल हुई। और ये लास्ट बजट है, आपको और बता दूं मैं, अगली बार बजट नहीं होगा, वोट ऑन अकाउंट होगा, नई गवर्नमेंट आएगी वो बजट लाएगी। परंतु मैंने आपको बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी तो कॉर्पोरेट सेक्टर की बढ़ गई, परंतु कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, उनको इंसेंटिवाइज करे। अब देखिए रेलवेज को ले लीजिए, वंदे भारत ट्रेन्स में काफ़ी गुंजाइश है कि उसके पार्ट्स यहाँ बने, तो बहुत मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। रेलवे के पास ही बहुत ज़मीन पड़ी है, कहीं होटल बन सकते हैं, कहीं कॉलोनियाँ बन सकती हैं, उनको डिमोनेटाइज करके कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल के और वंदे भारत ट्रेन की और जैसी और नई ट्रेन्स बनाई जा सकती हैं। और जो गरीब तबका है उसके पास अगर आप पैसा नहीं छोड़ोगे
अब जैसे जो नौकरी पेशा आदमी है वो भी गरीब तबके में आता है, छोटा नौकरी पेशा आदमी, तो उसको आप स्टैंडर्ड डिडक्शन और दे दीजिए, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो उसके पास जो 1 1.5 लाख बचेगा बिना टैक्स दिए, वो उससे सामान खरीदेगा और इकॉनमी को आगे बढ़ाएगा। और चाहे वो एक टाइम ही दीजिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको अगले साल विड्रॉ कर लीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़े। अब ऐसा है कि मनरेगा को भी बूस्ट देना पड़ेगा, उससे भी प्राइवेट कंजम्पशन रूरल एरियाज में बहुत बढ़ता है। मनरेगा में जो हम सैलरीज बांटते हैं तो लोगों के पास इनकम पहुंचती है, वो इनकम जो है फिर आगे खर्च होती है। तो अल्टीमेटली मोटे रूप से देखूं तो इन्फ्लेशन रोकना सबसे इम्पोर्टेंट है और कंज्यूमर की जेब में पैसा देना इम्पोर्टेंट है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देना ज़रूरी है। और सेक्टर में मैं तो कहूँगा 40-50, वो गवर्नमेंट के बजट के ऊपर और गवर्नमेंट के पर्स के ऊपर डिपेंड होता है। और एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन में सिर्फ बातें हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा, इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूँ, डायरेक्ट टैक्स, जो कि मुझे अति प्रिय है। अब जो है गवर्नमेंट को 194 ओ में गवर्नमेंट को ई कॉमर्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैक्स हटाना चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए। अब टीडीएस की रिटर्न है, उसमें अगर 100 डिडक्टी हैं तो 100 बार एंट्री करनी पड़ती है, तो पर डिडक्टिव 1 एंट्री कर लें। अब आपसे मैं रोज़ काम करता हूँ, पैसे लेता हूँ, टीडीएस कटता है, तो बस बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं है। पूरे महीने का टोटल लगाया, 100 एंट्री हुई, 1 एंट्री की ख़त्म। अभी ये 100 बार एंट्री करनी पड़ती है। और दूसरा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पे 15% टैक्स है, वो ख़त्म होने जा रही है क्लॉज, उसको ये बढ़ा दें, 29 तक कर दें। और एक जो सरचार्ज है उसको अबॉलिश करें। आप कहेंगे कि इधर सरचार्ज अबॉलिश करें, उधर उनके ऊपर अमीरों के पास पैसा ज़्यादा छोड़ें। भाई ये सरचार्ज को अबॉलिश करके कुछ रेट्स में मर्ज कर दें, क्योंकि सरचार्ज एक एडहॉक है। तो गवर्नमेंट को अपने दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई गरीब और अमीर का फ़र्क तो कम करना पड़ेगा ना। एक कैपिटल गेन को रैशनलाइज कर दें, उससे क्या होगा कि कैपिटल गेन्स के काफ़ी प्रोविज़न है, कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा कर दें। और मर्जर और रीऑर्गेनाइजेशन को सिंप्लीफाई कर दें, जिससे जो कंपनियां लॉस पे चल रही हैं वो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाएं न्यू इन्वेस्टर के लिए। और एक मैं ये भी चाहता हूं कि जो डिडक्शंस हैं हाउसिंग लोन की, इंटरेस्ट की, उनको बढ़ा दें। और बाकी ये तो आप मानना ही पड़ेगा कि बेसिक एग्जेम्पशंस को बढ़ा दें, वो तो हर आदमी चाहता ही है। 2.5 लाख रुपए, 2 मियाँ 2 भी बच्चे, 60,000 रुपया, 5,000 रुपये महीने पे इनकम टैक्स पे ही बन जाता है आदमी, जो कि बहुत समझ में नहीं आती बात कि ये कैसे हो सकता है। अब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ ले जाता हूँ, अप्रत्यक्ष कर। गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। इन्होंने एक पीएमपी लाए हैं, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। उससे इन्होंने क्या करा कि फिनिश गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और रॉ मटेरियल पे कम कर दी, तो हमारा देश में प्रोडक्शन हब बनने शुरू हो गए। जॉब वर्क को इन्होंने IGA-CR स्कीम में ले आए, मतलब कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, IGA-CR। इसमें जॉब वर्क पे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी माल आ सकता है और बन के जा सकता है। मतलब इसको कस्टम टैरिफ को भी ये सिंप्लीफाई कर दे। जो अनकंडीशनल एग्जेम्पशंस हैं उनको भी ये विद इन कस्टम टैरिफ ले आए। अब क्या है कि इन्होंने डिजिटाइजेशन बहुत अच्छा किया, GST में और कस्टम में बहुत अच्छा किया, और गवर्नमेंट काफ़ी मेजर्स ले रही है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम आ रहा है।
परंतु इसमें और फर्दर की भी बात है कि बिल्कुल आदमी को जाना ही नहीं पड़े। हमने सुना है कि चाइना में अपनी फैक्ट्री के बाद प्रोडक्शन वाला जो कंपनी है वो खुद ही एक रजिस्टर मेंटेन कर लेती है, जहाँ माल जाना है आना है जो करना है वो खुद ही एंट्री कर देते हैं। उनको गवर्नमेंट से कोई परमिशन, कोई फॉर्म, कोई कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वहाँ पे। और इनके पास हमने बहुत नोटिफिकेशन इशू किए हुए हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि इंटरप्रिटेशनल इश्यूज बहुत हैं। इनको एक 3 जजों की कमेटी बिठा के इंटरप्रिटेशन करवा लेनी चाहिए, सारे जहाँ जहाँ इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है, और उसको लॉ में कन्वर्ट कर दें। अननेसेसरी का लिटिगेशन रुक जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिटिगेशन में टाइम वेस्ट बहुत होता है, कोर्ट्स का, पब्लिक का, गवर्नमेंट का, और मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। तो कस्टमर रिलेटेड तो पूरा इनको डिजिटाइज कर देना चाहिए। और जहाँ कहीं पर चोरी है, मैं उसको रोकने के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु होता क्या है कि 1% की चोरी के करने वाले को ऐसा कानून ले आते हैं 99% को भुगतना पड़ता है। वो इनको अपने डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी कि जहाँ ये मतलब उसको फ्री करके फ्री काम करने की इजाज़त दें, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वहाँ पर ये जाके उसको एड्रेस करें थ्रू देयर मैन पावर, या उसको सिस्टम से ही एड्रेस करें, और पब्लिक एट लार्ज पे विश्वास करें, क्योंकि 1,40,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट सेल्फ कंप्लाइंस से ही आ रहा है। जीएसटी का, इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी सब 99% सेल्फ कंप्लाइंस पे ही आ रहा है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि सेल्फ कंप्लाइंस इंडिया में नहीं है। बहुत अच्छा है और बहुत इम्प्रूव हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान है और पब्लिक का भी योगदान है और लॉ मेकर्स का भी योगदान है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी दिन रात लगे हुए हैं कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब मैं 1-2 सेक्टर की बात करता हूँ। एक जो हेल्थ सेक्टर में जाएंगे तो हमें लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स के ऊपर जीएसटी अबॉलिश कर दें और सब और बेनिफिट्स दे दें। और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मा कंपनीज में बहुत नेग्लेक्ट हुआ पड़ा है। डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्रीज वगैरह कुछ हैं या सन फार्मा, परंतु R&D का ही मामला बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमें हेल्थ को वो करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैं वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी खोल दें। ये तो मैंने देखा कि एम्स दिल्ली में अब जो रश था, जब से इतने एम्स खुले हैं रश बहुत कम हो गया। अब आपको लगेगा ही नहीं, अदरवाइज तो वहाँ जाओ तो बाद सड़कों पे लोग सोए हुए होते थे, अब वो हमको नहीं दिखता। अब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्रॉब्लम है, और कोविड-19 ने की सेकेंड वेव से वो पता भी लग गया अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। अब क्या है कि अब अगर आप देखें तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिर्फ 1003 है इतने बड़े मुल्क में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल रूरल इंडिया में मतलब गांव में 19,800 है। रेलवे के 136 हॉस्पिटल हैं। ईएसआई के मात्र 151 हॉस्पिटल है। तो ये सब जो हैं कम से कम 2-2 गुना होने चाहिए। इस बजट में तो पॉसिबल नहीं है, पर गवर्नमेंट ध्यान रखे इसके बारे में। अब ये प्राइवेट पब्लिक मोड पे भी हो सकते हैं, कुछ इंसेंटिव दे के भी हो सकते हैं, कुछ टैक्स हॉलीडे दे के भी हो सकते हैं, परंतु अगर हेल्थियर पब्लिक होगी तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी। और इनको हॉस्पिटल्स को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। इनको कुछ Tier 2-3 वालों को लोकल हॉस्पिटल से एम्स की कैटेगरी में लाना पड़ेगा। अब आते हैं हम डिफेंस। एक्चुअल में यूक्रेन वार चल रहा है, यूरोप पूरा डिफेंस में खर्चे में डूबा हुआ है, वो दे भी नहीं पा रहा, कर भी ना भी है। इधर चाइना ने भी हमारे चाइना पाकिस्तान हाईवे हमारी ज़मीन पर बना दिया, और हम भी चुप तो नहीं बैठे रह सकते। तो डिफेंस तो हमारे लिए बहुत
बड़ा मुद्दा है, और एलोकेशन हमको करना ही पड़ेगा ज़्यादा, और डिफेंस सेक्टर में बजट की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए इसको स्पॉटलाइट पे लेना ही पड़ेगा। और एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि डिफेंस जो है पूरे वर्ल्ड ओवर के लिए इम्पोर्टेंट है और इंडिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिफेंस बजट इंक्रीज़ करना ही चाहिए। हालांकि उसके अपने रेपरकशन भी हैं, पर वो हमारी मजबूरी है और ज़रूरत है। और ये जो 2017 से चाइना बॉर्डर पे हमारा रोज़ाना का कोई ना कोई झगड़ा चालू हो जाता है, कभी भूटान में, कभी लद्दाख में, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी कहीं। तो एक्सपेंडिचर तो ये रुक नहीं सकता। और पाकिस्तान के साथ भी कश्मीर को लेके भी इश्यूज बने हुए हैं। और जो क्वाड है वो भी चाहता है कि इंडिया जो है वो स्ट्रांग रोल प्ले करे इन डिफेंडिंग द मैरीन ट्रेड। इसमें भी चाइना बार बार कूद के आ जाता है। इसलिए ये डिफेंस का खर्चा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हालांकि इससे नुकसान होता है, देश की इकॉनमी में से काफ़ी जंक कट के वहाँ चला जाता है, पर इसका कोई रास्ता नहीं है। अब लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये प्राइम मिनिस्टर अर्बन मेट्रो योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, डे नलम मिशन, ये सब इनको रिन्यूड, नदियों को जोड़ने का काम, सड़कों जोड़ने का काम, ये सब ज़रूरी काम है। और ये इस बजट में हम इसका एक मोमेंटम चाहते हैं कि जैसे हमें 2030 तक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो गवर्नमेंट, वैसे ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रोएक्टिव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु इसमें और ज़्यादा करने की जरूरत है। अब अगर हम पोर्ट्स पे आ जाएं, पोर्ट्स भी एक बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा है। हमारे वियतनाम से 10 गुना ज़्यादा कोस्ट लाइन है, यानी समुंदर के जो रेखा है, जो एरिया है, वो वियतनाम से 10 गुना है। और वियतनाम के पास 4 मेजर पोर्ट हैं। तो हमको ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, सिंगापुर, हांगकांग, इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को इसमें एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो पोर्ट्स हैं इनको आप कम मत समझिए, क्योंकि जॉब वर्क पे ही पोर्ट्स पे ही हो सकता है। पोर्ट्स पे उतारा सामान, जॉब वर्क किया, वापस, जॉब वर्क किया, वापस, तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। तो पोर्ट्स जो कोस्ट लाइन है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और ये फॉरेन फ्लैगशिप कंपनियों को पोर्ट बनाने के लिए हम टैक्स कंसेशन दे सकते हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट्स का संग्रह इंडिया बन सकता है। और हमको कुछ टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये काम बनेगा। अब हम थोड़ी सी बात फूड एग्रीकल्चर भी करते हैं। हम एग्रीगेन इकॉनमी है। हम $813 मिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं और 272 मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ, ये हमारा टारगेट है। तो आप ये देखिए कितनी कम इन्वेस्टमेंट है और प्रोडक्शन कितना है, मतलब 4 टाइम। अब ये है कि फूड प्रोसेसिंग को भी PLI में लाया जाए। कृषि उड़ान 2 स्कीम चल रही है, तो एग्री प्रोडक्शन को भी
हम लोग उसकी मूवमेंट बढ़ाने के साथ साथ एयर ट्रांसपोर्टेशन में ला सकते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी इम्प्रूव हो जाएंगी अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इकोसिस्टम भी इम्प्रूव हो जाएगा और डिमांड भी जनरेट हो जाएगी, मार्केटिंग भी मदद कर देगी। तो ये मेरा छोटा सा सबमिशन है। तो दोस्तों, अब बजट पेश करने की वेट करते हैं, फिर आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद। थैंक यू।